क्षेत्रमिति यूनिट है, आपको पता है हम उसके बारे में पढ़ रहे थे। हमने इसके कुछ कंसेप्ट पढ़ लिए थे, जिनमें से हम अभी तक इसमें से दो दो कंसेप्ट को कवर कर चुके हैं। पहला कंसेप्ट था लंबाई की इकाइयां और उनका रूपांतरण, या फिर यूनिट्स ऑफ लेंथ एंड देयर कन्वर्जन, जहां हमने पढ़ा था मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर या फिर मीटर। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर या फिर किलोमीटर, ये यूनिट ऑफ लेंथ होती हैं। एंड इनको आपस में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हमने फर्स्ट डे देखा था। उसके बाद हमने देखा था यूनिट्स ऑफ एरिया एंड देयर कन्वर्जन, या फिर क्षेत्रफल की इकाइयां और उनका रूपांतरण। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? उसमें हमने पढ़ा था मिलीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर, किलोमीटर का स्क्वायर। ये होती हैं क्षेत्रफल की इकाइयां और इनको आपस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि जो यूनिट्स ऑफ लेंथ होती है वो इकाई में होती हैं। मतलब कि अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ एक लिखा हुआ है। आप में से कुछ बच्चे बोलोगे कि सर यहाँ तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे जहां कुछ नहीं होता वहां एक लिखा होता है। इस मिलीमीटर को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, मिलीमीटर इसकी पावर में 1। तो ये इकाई मात्रक के साथ होती है। लेकिन हमने पढ़ा था क्षेत्रफल की इकाइयों में वर्ग आता है। तो आप यहाँ देखोगे तो मिलीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, तो सभी क्षेत्रफल की इकाइयों में वर्ग होता है। इसके अलावा हमने एक यूनिट और पढ़ी थी क्षेत्रफल की जिसमें वर्ग नहीं होता। वो क्या थी? वो थी हेक्टेयर। वो यूनिट थी हमारी हेक्टेयर। तो हमने हेक्टेयर और मीटर स्क्वायर में रिलेशन भी देखा था, इसमें संबंध भी देखा था कि एक हेक्टेयर, हेक्टेयर को अभी मैं एच से ही लिख रहा हूं, एक हेक्टेयर बराबर होता था 10,000 मीटर स्क्वायर। तो अभी तक हम यह सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो हमने पिछली क्लास का टॉपिक यही पढ़ा था, क्षेत्रफल की इकाइयां और उनका रूपांतरण। क्षेत्रफल की इकाइयां और उनका रूपांतरण। तो अभी चलिए हम इस पे आधारित एक क्वेश्चन करेंगे। आप सभी को वो क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो आपको वो क्वेश्चन अपनी कॉपी में सॉल्व करना है एंड पोल सेक्शन में आंसर करना है। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना है, कोई भी बच्चा कमेंट में आंसर नहीं करेगा। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको? दो आकृतियां दी हुई है, जिनमें से एक का क्षेत्रफल है 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरी आकृति का क्षेत्रफल है 2 मीटर स्क्वायर। तो हमें दोनों आकृतियों का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें दोनों आकृतियों का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इंग्लिश में मैं बता देता हूं, हमें दो शेप्स हैं, उनका एरिया दिया हुआ है 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 2 मीटर स्क्वायर। तो हमें दोनों शेप्स का टोटल एरिया फाइंड आउट करना है। हमें दोनों शेप्स का टोटल एरिया फाइंड आउट करना है। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना है। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना है, कोई भी बच्चा कमेंट में आंसर नहीं करेगा। कोई भी बच्चा कमेंट में आंसर नहीं करेगा। और जल्दबाजी में किसी को आंसर नहीं करना है, आप आराम से अपना समय लीजिए, पेपर पेन का यूज कीजिए। पहले संबंध देखिए कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, इनमें आपस में क्या संबंध होते हैं, इन्हें कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं, और फिर आंसर कीजिए। अच्छा, सभी बच्चों को यहाँ पे ऐसा कोई बच्चा है क्या जिसे पोल सेक्शन में आंसर करना नहीं आता हो? जिसे पोल सेक्शन में आंसर करना नहीं आता हो? अगर कोई ऐसा बच्चा है तो वो कमेंट कर दे। अगर केवल वही बच्चा करेगा जिसे नहीं आता है। अच्छा, आरती के नाम से जो भी बच्चा है, आपको आंसर करना नहीं आता पोल सेक्शन में? ठीक है, मैं अभी इस क्वेश्चन के बाद आपको पोल सेक्शन में आंसर करना बताता हूं, आप इतना आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, मैं एक बार पोल सेक्शन में कैसे आंसर करते हैं वो भी बताता हूं। आप अभी कोई आंसर अगर नहीं कर पा रहा है तो वो कमेंट में आंसर कर सकता है, लेकिन जब मैं कहूं तब आपको कमेंट में आंसर करना है, अभी नहीं करना है। मैं लास्ट में बोलूंगा तब आप कमेंट में अपना आंसर कर दीजिएगा। जिन भी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना आता है वो बच्चे पोल सेक्शन में ही आंसर करेंगे। कोई भी बच्चा जल्दबाजी में गलत आंसर नहीं करेगा। और सॉल्व एटलीस्ट सभी बच्चों को करना है। सभी बच्चों को यह सॉल्व करना है। सभी बच्चों को सॉल्व करना है।
देखिए, चाहे सही सॉल्व हो या फिर गलत सॉल्व हो, कोशिश कीजिए कि सही सॉल्व हो। लेकिन अगर गलत भी हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व सभी बच्चों को करना है। 1 मिनट और वेट करते हैं हम। 1 मिनट और वेट करते हैं, फिर इसे सॉल्व करेंगे। 1 मिनट और वेट करते हैं, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। दो एक दो शेप्स दी हुई हैं हमें। अच्छा, शेप्स हमें गिवन नहीं है, लेकिन हमें दो शेप बताया जाता है, उनके एरिया के बारे में बताया जाता है। दो शेप और उनके एरिया के बारे में हमें समझना है। अच्छा, आप अभी कमेंट में कोई भी बच्चा आंसर नहीं करेगा। जब आपसे कमेंट में आंसर करने के लिए बोला जाएगा, आपको तब आंसर करना है। अभी कमेंट में आप आंसर मत कीजिए। 30 सेकंड और वेट करते हैं, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। 30 सेकंड और वेट करते हैं। जीरो का आपको ध्यान रखना है, कहीं एक दो जीरो कम ज्यादा हो जाती है तो हमारा पूरा आंसर गलत हो जाएगा। जीरो का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। इस तरह के क्वेश्चन में ज्यादातर गलती कन्वर्जन में ही होती है। ज्यादातर गलती कन्वर्जन में ही होती है। 20 सेकंड और वेट करते हैं, फिर इसे सॉल्व करेंगे। वेरी गुड, काफी बच्चों ने वैसे आंसर कर दिया है। और अच्छी बात यह है कि ज्यादातर बच्चों का बिल्कुल सही आंसर है। ज्यादातर बच्चों का सही आंसर है। 10 सेकंड और वेट करते हैं। ठीक है, आपसे अभी कमेंट में आंसर करने के लिए बोला जाएगा। 10 सेकंड और वेट करते हैं, जिससे जो भी बच्चे अभी आंसर नहीं कर पाए हैं वो आंसर कर दें अपना पोल सेक्शन में। 5 5 सेकंड और वेट करते हैं। 5 4 3 2 1। टाइम्स अप। चलिए, अब अगर कोई बच्चा पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाया तो वो कमेंट में आंसर कर सकता है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर। अच्छा, ये 6 सेंटीमीटर शायद आपको ऊपर स्क्वायर लिखने में प्रॉब्लम आती होगी कमेंट में। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, 6 सेंटीमीटर और उसके आगे दो। सेंटीमीटर के आगे आप दो लिख सकते हैं। देखिए, मीटर और सेंटीमीटर तो लेंथ की यूनिट्स होती हैं। तो अगर आपको स्क्वायर लिखने में दिक्कत आ रही है तो आप उसके साइड में दो लिख सकते हैं, मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, चलिए अब इसे सॉल्व करके देखते हैं कि इसका क्या ऑप्शन हो सही होगा। देखिए, आपको दो तरह के। ठीक है, ठीक है। आपको दो आकृतियां दी हुई हैं, जिनमें से एक आकृति का क्षेत्रफल दिया हुआ है 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरी आकृति का क्षेत्रफल है 2 मीटर स्क्वायर। हमसे कुल क्षेत्रफल पूछा है, दोनों आकृतियों का कुल कितना क्षेत्रफल होगा। तो दोनों आकृतियों को क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों आकृतियों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। कुल क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम छेद मान लीजिए क्षेत्रफल 1 प्लस क्षेत्रफल 2 कर देंगे हम। यही करते हैं, पहले आकृति का क्षेत्रफल प्लस दूसरी आकृति का क्षेत्रफल। अब अगर मैं इनको देख दोनों आकृतियों के क्षेत्रफल को देखूं, तो मैं देखता हूं कि मुझे पहली आकृति का क्षेत्रफल जो दिया गया है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में है, जबकि दूसरी आकृति का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में है। तो मैं डायरेक्ट तो जोड़ ही नहीं सकता। तो मुझे क्या करना होगा, तो मुझे किसी भी यूनिट को, या तो इस सेंटीमीटर स्क्वायर को मुझे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा, या फिर इस मीटर स्क्वायर को मुझे सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा, जिससे कि सेम यूनिट हो जाए दोनों की। तो चलिए, मैं अभी के लिए क्या कर रहा हूं, मैं इस 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहा हूं, इस 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर को। तो देखिए कैसे कन्वर्ट करना है। आपको पिछली क्लास में पढ़ाया गया था कि 1 मीटर स्क्वायर जो होता है वह होता है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। या फिर मैं इसे उल्टा भी लिख सकता हूं। उल्टा कैसे लिख सकता हूं, अगर मैं इसे रिवर्स करके लिखूं कि 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1 मीटर स्क्वायर। मैं इसे इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे है 10,000 बराबर 1 मीटर स्क्वायर, लेकिन हमें निकालना कितने के लिए है, 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो क्या आप कमेंट में बता सकते हैं, अगर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1 मीटर स्क्वायर है, तो 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना होगा। 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितने मीटर स्क्वायर होगा।
40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितने मीटर स्क्वायर होगा? क्या कोई बच्चा कमेंट में बता सकता है? वेरी गुड, 4 मीटर। यस, 4 मीटर स्क्वायर। वेरी गुड। तो यहाँ पे आएगा हमारा 4। देखिए मैं बता देता हूँ कैसे आया। कि हमारा यह रिलेशन था 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1 मीटर स्क्वायर। हमने दोनों तरफ 4 से गुणा किया, क्योंकि हमें यहाँ 40,000 लाना था, 40,000 का ज्ञात करना है। हमें यहाँ 40,000 का ज्ञात करना है। तो इसलिए दोनों तरफ मैंने क्या किया, 4 से गुणा किया। यहाँ भी 4 से गुणा किया और यहाँ भी 4 से गुणा किया। तो 10,000 गुणा 4 करने पे यहाँ आ गया 40,000। और 1 गुणा 4 करने पे यहाँ आ गया 4 मीटर स्क्वायर। तो हमारा क्या आ गया क्षेत्र, यह क्या था, यह था हमारा क्षेत्रफल वन का। क्षेत्रफल 1, क्षेत्रफल 1 का ही तो मान था ये 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्षेत्रफल 1 बराबर कितना हो गया है हमारा, 4 मीटर स्क्वायर। और क्षेत्रफल 2 हमें दिया हुआ है। दूसरी आकृति का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 2 मीटर स्क्वायर। तो यह लिख दिया हमने 2 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह हम लिख सकते हैं कुल क्षेत्रफल जो हमारा होगा, कुल क्षेत्रफल जो होगा वो होगा क्षेत्रफल 1 प्लस क्षेत्रफल 2। तो यह कितना हो जाएगा हमारा, 4 मीटर स्क्वायर प्लस 2 मीटर स्क्वायर बराबर 6 मीटर स्क्वायर। 6 मीटर स्क्वायर। तो अब देखिए आपको ऑप्शंस ध्यान से देखने हैं। किन्हीं किन्हीं बच्चों ने 6 सेंटीमीटर स्क्वायर पे शायद उन्होंने टिक कर दिया है, जो कि गलत ऑप्शन है। क्यों गलत ऑप्शन है? 6 तो सही है, लेकिन ये सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आना चाहिए। हमारे आंसर में क्या आ रहा है, मीटर स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। क्या सभी बच्चों को यह समझ में आया कि ये कैसे आया, 6 मीटर स्क्वायर इसका ऑप्शन कैसे आया? ठीक है, ठीक है। देखिए तो ये आपको समझ आया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका आंसर हो गया हमारा 6 मीटर स्क्वायर। अभी मैं सभी बच्चों को एक बार फिर से जल्दी से पोल सेक्शन में आंसर करना बता देता हूँ। पोल सेक्शन में आंसर करना बता देता हूँ, जिससे जो भी बच्चे अभी तक नहीं समझ पाए कि पोल सेक्शन में कैसे आंसर करते हैं, वो पोल सेक्शन में ही आंसर करें। देखिए आपको कुछ इस तरीके से मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। आपको अपनी स्क्रीन कुछ इस तरह से दिख रही होगी, जहां पे यहाँ पे मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, यहाँ पे आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। तो आपको साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 3 डॉट बने हुए दिख रहे होंगे। 3 डॉट बने हुए दिख रहे होंगे। आप जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरह का एक पेज पॉपअप ओपन होगा। इस तरह का आपको कुछ दिख रहा होगा। इसके बाद आपको किस पे क्लिक करना है, इसके बाद आपको क्लिक करना है एक्टिविटीज पर, जो लास्ट ऑप्शन है एक्टिविटीज। और जब आप एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे तो जब भी मैं कोई क्वेश्चन आपको देता हूं तो आपको इस तरह नजर आएगा। पोल्स में लिखा हुआ होगा 1 एक्टिव, और यहाँ पे ब्लू डॉट बन रहा होगा। यहाँ पर ब्लू डॉट बन रहा होगा। जब आप उस पर क्लिक करोगे, यह शायद आपको अभी नहीं दिख रहा होगा 1 एक्टिव, ये आपको अभी नहीं लिखा आ रहा होगा, क्योंकि अभी कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया गया है आपको करने के लिए। जब भी कोई क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया जाएगा तो इस तरीके से लिखा आएगा। आपको उस पर क्लिक करना है और इस तरह से आपका क्वेश्चन ओपन हो जाएगा, जो भी आपका क्वेश्चन नंबर होगा। फिर आपको मान लीजिए जो भी ऑप्शन सही लगता है, ABCD, आपको उस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यह जो वोट का साइन है यह नीला हो जाएगा, और उस पर फिर आपको क्लिक कर देना है वोट के साइन पे। आपको इस वोट पे क्लिक कर देना है तो आपका आंसर सबमिट हो जाएगा। ठीक है, आसान प्रोसेस है। 2-3 स्टेप लगते हैं। सबसे पहले आपको इस 3 डॉट पे जाना है, अपने 3 डॉट पे क्लिक करना है जब भी आपको आंसर करने के लिए बोला जाए। फिर आपको एक्टिविटीज में जाना है। फिर एक्टिविटीज के बाद आपको इस तरह से दिखेगा, एक पोल में दिखेगा 1 एक्टिव। 1 एक्टिव का मतलब है एक पोल चालू है या फिर एक क्वेश्चन दिया गया है। उस पर आप क्लिक करेंगे, आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। और फिर ABCD ऑप्शन में से जो भी आपका ऑप्शन सही हो, उसके बाद आपको क्लिक करके वोट पे आंसर कर देना है। वोट ब्लू कलर का हो जाएगा जैसे ही आप कोई भी ऑप्शन प्रेस करोगे, तो कोई भी ऑप्शन टच करोगे तो वोट ब्लू कलर का हो जाएगा। उसके बाद आप उसे आंसर कर सकते हो। सभी को समझ में आया कि आंसर कैसे करना है? जिन भी बच्चों को नहीं आता था, जिन भी बच्चों को नहीं आता था उनको समझ में आया कि कैसे आंसर करना है? ठीक है, तो अब से सभी बच्चे पोल सेक्शन में ही आंसर करेंगे। कोई भी बच्चा कमेंट में आंसर नहीं करेगा। कोई भी बच्चा कमेंट में आंसर नहीं करेगा।
ठीक है, तो अब हम अपने आज के टॉपिक पे बढ़ते हैं। हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। तो हमारा आज का टॉपिक है टू डायमेंशनल या फिर टू डी शेप्स। टू डायमेंशनल या फिर द्विविमीय आकृति। देखिए, टू डायमेंशनल का मैं मोटा मोटा मतलब बता देता हूं कि क्या होता है। कौन सी आकृतियों को हम टू डी आकृतियां बोलते हैं। टू का मतलब होता है दो या फिर टू, और डायमेंशन का मतलब होता है दिशाएं। डायमेंशन का मतलब होता है दिशाएं। तो दो दिशाओं से सर क्या मतलब है? दो दिशाएं से ये मतलब है कि ऐसी आकृतियां जिनमें या तो लंबाई हो, या तो उनमें लंबाई लंबाई और चौड़ाई हो, लेकिन ऊंचाई ना हो। लेकिन ऊंचाई, या फिर ऊंचाई को कई बार हम मोटाई भी बोल देते हैं। ऊंचाई या फिर मोटाई ना हो। लंबाई और चौड़ाई हो लेकिन ऊंचाई या मोटाई ना हो। तो ऐसी आकृतियों को हम द्विविमीय या फिर टू डायमेंशनल शेप कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं, तो उदाहरण के लिए अगर आप देखें तो मान लीजिए कि इस तरह की कोई एक आयत है। इस तरह की कोई एक आयत की आकृति है। तो अगर आप इस आकृति में देखोगे तो देखिए, यह तो इसकी हो गई लंबाई, यह तो आयत की हो गई लंबाई, और यह हो गई इसकी चौड़ाई, यह हो गई इसकी चौड़ाई। लेकिन इसमें ऊंचाई या फिर इसकी कोई मोटाई नहीं है। तो ऐसी आकृतियों को हम क्या कहेंगे? यह हो जाएगी हमारी टू डायमेंशनल या फिर टू डी शेप, या अगर मैं हिंदी में कहूं तो द्विविमीय आकृति। अच्छा, एक बार मैं हिंदी में भी रिपीट, सॉरी, इंग्लिश में भी रिपीट कर देता हूं डेफिनेशन को। अगर किसी शेप में ओनली या तो उसकी लेंथ है, या तो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ है, लेकिन उसकी क्या नहीं है, उसकी हाइट नहीं है। उसकी हाइट या फिर अगर मैं कहूं थिकनेस, मोटाई को क्या बोलते हैं? थिकनेस। उसकी लेंथ और ब्रेड्थ होनी चाहिए, लेकिन उसकी हाइट या फिर थिकनेस नहीं है। हाइट और थिकनेस नहीं है। तो ऐसी शेप्स को टू डायमेंशनल या फिर टू डी शेप्स कहा जाता है। चलिए अब हम इसमें थोड़ा और देखते हैं। यह इसकी डेफिनेशन होती है इसकी। अच्छा, एक और मैं चीज बताना चाहूंगा कि टू डी शेप्स को है ना, हम आसानी से ही कागज पर ड्रॉ कर सकते हैं, या पेन और पेपर की सहायता से आराम से कागज पर ड्रॉ कर सकते हैं। जैसा अभी मैंने आयत का एग्जांपल बताया था। आयत को अगर आप देखोगे तो आयत को ड्रॉ करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। यहाँ पे आयत को ड्रॉ करने पे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं आयत को आसानी से ड्रॉ कर पाया। यह इसकी क्या हो गई? यह इसकी लंबाई हो गई, या फिर इसको मैं लेंथ बोल दूं, या इसको ब्रेड्थ बोल दूं, इसको चौड़ाई बोल दूं। अच्छा, भी आपको इस पे नहीं जाना है। हो सकता है कि यह इसकी लंबाई भी हो सकती है। आयत की यह लंबाई भी हो सकती है, और यह चौड़ाई भी हो सकती है। तो अभी आपको इस पे नहीं जाना है। लेकिन हमें हाँ यह चीज पता है कि लंबाई, इसकी लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, लेकिन इसकी मोटाई कुछ भी नहीं है। इसकी मोटाई नहीं है। तो मैं इसे आसानी से कागज पर ड्रॉ कर पाया। तो यह हमारी टू डी शेप हो गई। और अगर मैं दैनिक जीवन की बात करूं कि दैनिक जीवन में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि टू डी है, तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आपका पेपर। आप जिस पे अभी नोटबुक पे लिख रहे होगे अपने नोट्स, वो सबसे अच्छा उदाहरण है द्विविमीय का या फिर टू डी का। क्योंकि आप देखोगे कि आपके पेज की कुछ तो लंबाई है एक, और एक चौड़ाई है, लेकिन उसकी मोटाई बहुत ही मामूली है, बहुत ही नगण्य है। तो वह क्या होती है? वह टू डी शेप, वह टू डी होती है या फिर द्विविमीय होती है। लेकिन अगर आप बात करो अपनी पूरी नोटबुक की, अगर आप बात करो अपनी पूरी एक नोटबुक की, तो वो नोटबुक को अगर आप देखोगे तो लंबाई चौड़ाई तो उस नोटबुक की भी है, लेकिन उसकी कुछ मोटाई भी होती है। क्योंकि उसके अंदर काफी सारे पेज होते हैं, तो उसकी एक मोटाई बन जाती है। हालांकि वो कम होती है। अंकित नाम से जो भी बच्चा है वो अपने आप को म्यूट पे कर ले। अंकित नाम से जो भी बच्चा है वो अपने आप को के म्यूट कर ले। उठ दिले मैंने एक दिन अंकित, हाँ हूँ दे रहे थे हॉटस्पॉट दे। अंकित नाम से जो भी बच्चा है, अगर आपने अपने आप को अब की बार अनम्यूट किया तो आपको क्लास से निकाल दिया जाएगा। चलिए, तो हम थे टू डी शेप्स पे। टू डी शेप्स को हमने बताया, एक पेपर जो होता है वह टू डी होता है। क्यों टू डी होता है? क्योंकि एक उसकी लंबाई और चौड़ाई होती है, लेकिन मोटाई बहुत ही कम होती है।
तो वह द्विविमीय होती है। तो अगर हमने पेज की बात की, अब बात करते हैं आपकी नोटबुक की, या फिर आपकी किताब हो गई, कॉपी हो गई, उनकी बात करते हैं। तो उनकी भी लंबाई चौड़ाई तो उनकी भी होती है, लेकिन आप देखोगे तो उनकी एक मोटाई होती है। उनकी एक मोटाई होती है। तो उसकी मोटाई होती है, तो उस वजह से हम यह कह सकते हैं कि जो हमारी बुक होती है, हमारी पूरी बुक होती है, बुक या फिर इसे हम नोटबुक कह सकते हैं, वो हमारी टूडी नहीं होती। वो हमारी टूडी नहीं होती। लेकिन जो हमारा एक पेज होता है, एक हमारा खाली पेज होता है, वह हमारा टूडी होता है। हम यह कह सकते हैं। तो देखिए, यही डेफिनेशन बताई गई है कि यदि किसी समतल या कागज पर जो आकृतियां खींची जा सकती हैं, उन्हें हम द्विविमीय, जिनकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, उन्हें द्विविमीय आकृति या फिर टू डी शेप कहा जाता है। वाई सर बुक क्यों नहीं होती? देखिए, बुक इसलिए नहीं होती है क्योंकि अगर आप पूरी बुक को देखोगे तो पूरी बुक की एक मोटाई भी हो जाती है। मैं बना के दिखा देता हूं। अगर आप बुक को अपनी देखोगे तो देखिए, आपकी बुक कुछ इस तरह से होती है। आपकी बुक कुछ इस तरह से होती है। आपने देखा होगा, आपकी बुक कुछ इस तरह से होती है। अभी यह तो इसकी देखिए लंबाई हो गई। मान लीजिए यह तो इसकी लंबाई हो गई, और यह इसकी चौड़ाई हो गई। यह इसकी चौड़ाई हो गई। लेकिन जो यह होती है, यहाँ आप देखोगे काफी सारे आपके इस तरीके से पेज होते हैं। आपके इस तरीके से कुछ पेज होते हैं, तो यह कुछ आपस में मिलकर ये मोटाई बना देते हैं। आपकी बुक की एक मोटाई होती है ना, यह मोटाई, यह वाली, जो काफी सारे पेज मिलकर एक मोटाई बना देते हैं। तो आप, क्योंकि एक तीसरी चीज भी यहाँ होती है, लंबाई और चौड़ाई के अलावा यहाँ पे उसकी मोटाई भी होती है या फिर थिकनेस भी होती है। तो इसलिए हम उसे टूडी या फिर द्विविमीय नहीं कह सकते हैं। लेकिन पेज की मोटाई नहीं होती, पेज की मोटाई बहुत कम होती है, इसलिए वह द्विविमीय होता है। देखिए, तो अब हम कुछ आकृति को देखते हैं जो हमारी टू डी है। जैसे कि यह कुछ आकृति बनाई हुई है। अब आप अगर देख कहना चाहें तो आप बोल सकते हैं कि यह देखिए इसकी लंबाई हो गई है, यह इसकी लंबाई हो गई, और यहां से यहां तक यह इसकी चौड़ाई हो गई, यहां से यहां तक यह इसकी चौड़ाई हो गई। लेकिन इसकी कुछ ऊंचाई या फिर मोटाई नहीं दी गई है। तो यह हमारा क्या हो गया? यह हमारा टू डी शेप हो गया। सेम इसी तरह से यह कोई आकृति दी हुई है, इसमें भी अगर मैं बात करूं तो यह इसकी लंबाई हो जाएगी, यह इसकी लंबाई हो जाएगी, और यह इसकी चौड़ाई हो जाएगी। इसमें भी कोई ऊंचाई या मोटाई नहीं है। इसमें भी कोई ऊंचाई या मोटाई नहीं है, तो यह भी टू डायमेंशन हो जाएगा। इसी तरह से सेम यह भी, यह अगर मैं बात करूं इसकी, तो यह भी हमारी लंबाई हो गई। यह यहाँ तक लंबाई हो गई है और यह यहाँ तक चौड़ाई हो गई है। लेकिन कोई भी ऊंचाई नहीं है या फिर इसकी कोई मोटाई नहीं है, तो यह भी टू डायमेंशन हो जाएगा। अब देखते हैं कि हम किन टू डी शेप्स में डील करने वाले हैं, या फिर हम जनरली किन टू डी शेप्स को यूज में लाते हैं। आपने त्रिभुज के बारे में पढ़ा हुआ। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। देखिए, यह अगर मान लीजिए यह इसकी लगभग लगभग लंबाई हो गई, या फिर आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि टू डी शेप्स के लिए क्या चाहिए, इसे अगर हम लंबाई कहें, या फिर कई बच्चे बोलेंगे कि सर यह तो इसकी ऊंचाई होती है। बिल्कुल, यह इसकी ऊंचाई होती है और यह इसकी चौड़ाई होती है। तो अगर मैं कहूं कि टू डी शेप्स के लिए क्या चाहिए, तो देखिए अभी तक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यह तीनों चीज नहीं होनी चाहिए किसी भी आकृति में। अगर किसी आकृति में केवल दो चीज है ना, तो उसे हम टू डायमेंशन आकृति बोलते हैं या फिर टू डी शेप बोलते हैं। अगर किसी में लंबाई और चौड़ाई है, ऊंचाई नहीं है, तो भी वो टू डायमेंशन हो गई। अगर किसी में वही चौड़ाई चौड़ाई नहीं है, मान लीजिए लंबाई है और ऊंचाई है, तो वह भी टू डायमेंशन हो जाती है। वह भी टू डायमेंशन हो जाती है। लेकिन डेफिनेशन लिखते समय हम जनरली ऐसा लिखते हैं कि जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है लेकिन ऊंचाई या फिर मोटाई नहीं होती, उसे टू डायमेंशन बोलते हैं। तो देखिए, इसमें क्योंकि इसमें भी अगर आप इसे लंबाई या ऊंचाई जो भी कहें, और एक चौड़ाई है और एक हमारी इसमें लंबाई है, या फिर आप उसे ऊंचाई बोल लीजिए, तो केवल दो ही चीज है। तो यह भी हमारा टू डी हो गया है। चतुर्भुज है, यह हमें एक आयत की तरह लग रहा है, आयत की तरह लग रहा है।
यह भी हमारा एक चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज भी क्या हो जाएगा, 2D हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह भी लंबाई हो, यह इसकी लंबाई हो जाएगी और यह इसकी चौड़ाई हो जाएगी। इसी तरीके से देखिए सर्कल, सर्कल में अगर देखें तो सर्कल में भी मैं कह सकता हूं कि यह लगभग लगभग इसकी लंबाई है और यह इसकी चौड़ाई है। लंबाई और चौड़ाई इसमें सब कुछ समान ही होती है वैसे सर्कल में, लेकिन फिर भी लंबाई और चौड़ाई है, इसकी कोई मोटाई या फिर इसकी थिकनेस नहीं है, इसकी कोई थिकनेस नहीं है। तो यह भी हमारा क्या हो जाएगा, 2D हो जाएगा। और एक हमें दिया हुआ है पॉलीगॉन, षटभुज या फिर हेक्सागोन जिसे बोलते हैं, यह भी हमारा क्या होगा, 2D शेप होगी। क्यों? क्योंकि इसकी भी कोई मोटाई नहीं है, इसकी भी केवल लंबाई और चौड़ाई ही है। तो अब आप बोलेंगे कि सर ऐसी कौन सी आकृतियां होती हैं जिनकी जो कि 2D नहीं होती, जो कि द्विविमीय नहीं होती। तो अगर आप देखोगे एक बॉल को, अगर आप देखोगे किसी भी एक बॉल को देखोगे, तो बॉल को आप देखोगे कि बॉल को हम एक कागज पे ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, हम दिखाने के लिए कर देते हैं, हम दिखाने के लिए कुछ इस तरह से बॉल को बना देते हैं, लेकिन यह तो सर्कल होता है, हम अच्छी तरह से कागज पर बॉल को ड्रॉ नहीं कर सकते हैं पूरी तरीके से। तो वह एक बॉल 2D नहीं होती है, वह बॉल द्विविमीय नहीं होती है। तो वह क्या होती है, चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए उन्हें हम बोलते हैं 3D शेप या फिर त्रिविमीय आकृतियां। त्रिविमीय आकृतियां क्या होती है, जिनमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और मोटाई या फिर ऊंचाई भी होती है, वह होती है हमारी त्रिविमीय आकृति। जैसे कि अभी उदाहरण दिया था बॉल का, तो अब आप बोलोगे कि सर ये बॉल को बना तो रखा है, बिल्कुल ये बना तो रखा है, लेकिन बॉल को तो हम रख ही नहीं बना। अगर आप बॉल को आपने देखा होगा, आपने उसके साथ खेला होगा, तो बॉल पूरी गोल आती है। तो उस गोल आकृति को हम अपने आपने अपनी हथेली पे रखा होगा, तो उसकी कुछ एक मोटाई या ऊंचाई भी होती है बॉल की। बॉल बिल्कुल समतल थोड़ी ना होती है जो कि हमें रखा जा सके, पेपर पे बनाया जा सके। तो यह बस एक दर्शाने के लिए हम बना देते हैं, लेकिन जनरली हम 3D आकृतियों को आकार पेज या पेपर पर नहीं बना सकते हैं। और इसके अलावा आपने कई कई जो हम जनरली यूज करते हैं, वो आपने देखा होगा कि घन और घनाभ को, जो घन और घनाभ होते हैं उन्हें भी हम बना तो देते हैं। आपने क्यूब को देखा होगा इस तरह से, तो हम इन्हें बना तो देते हैं, लेकिन यह सिर्फ दर्शाने के लिए है, समझाने की दृष्टि से बनाए बनाए जाते हैं। इन्हें प्रॉपर तरीके से ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि घन या घनाभ की कुछ ऊंचाई भी होती है, और यहाँ पे हम सिर्फ ऊंचाई को दिखाने के लिए इसे थोड़ा टेढ़ा बना देते हैं। इस तरीके से ये जो चीज आप देख रहे हैं, इसे थोड़ा टेढ़ा बनाया गया है, इसीलिए बनाया गया है कि बस थोड़ा समझ में आ जाए। तो यह हमारी सब 3D आकृति होती है या फिर त्रिविमीय आकृतियां होती हैं। कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा ये पेन रखने का एक बॉक्स होता है, पेन रखने का स्टैंड या फिर इसे जार बोल देते हैं। तो इसमें भी देखोगे तो यह इसकी थिकनेस हो गई, यह चीज जो है, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, यह चीज जो होती है यह इसकी थिकनेस होती है। आपने यह ऊपर से देखा होगा कि यह ऊपर से वृत्ताकार या फिर सर्कुलर होता है, लेकिन अगर आप यहाँ देखें चित्र में इसे, तो यह वृत्ताकार थोड़ी ना दिख रहा है, यह तो कुछ अंडाकार शेप का है, यह तो कुछ अंडाकार शेप का है, लेकिन हकीकत में तो यह पूरा वृत्ताकार होता है, गोल होता है ऊपर से। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि हम 3D आकृतियों को इस पर नहीं दिखा सकते हैं, अच्छे से नहीं बना सकते हैं। यह सर्कुल वास्तव में यह सर्कुलर होता है, लेकिन यहाँ पर दिखाने के लिए इसे किस तरह से दिखाया गया है, इसे इस अंडाकार की आकृति में दिखाया गया है, जिससे कि आपको बस समझ में आ जाए। तो यह सिर्फ दर्शाने के लिए है, हकीकत में एक्चुअल 3D आकृति को हम पेपर पर नहीं बना सकते हैं। उसके अलावा एक एग्जांपल आपने देखा होगा, व्हाइट बोर्ड का मार्कर जो होता है, या फिर हम सिंपल पेन ही देख लेते हैं जिससे हम अभी लिख रहे हैं। यह कुछ पेन होगा आपका, इस तरीके से आपके पास पेन होगा, तो हम इस पेन को इस समतल जगह पे बिल्कुल नहीं रख सकते हैं। समतल जगह पर रखने का मेरा मतलब है कि यह 2D नहीं है। क्यों नहीं है 2D? क्योंकि इसकी एक मोटाई भी है, इस पेन की एक मोटाई भी है। तो यह भी क्या हो गया, यह भी आपका त्रिविमीय आकृतियों में ही आता है। समझ में आया सभी को कि 2D आकृति और 3D आकृति क्या होती है?
सभी को समझ में आया? कमेंट में बताइए, सभी को कंसेप्ट क्लियर है 2D आकृतियों का और 3D आकृतियों का? ठीक है, सभी को समझ में आया, तो चलिए हम इस पे क्वेश्चन करते हैं। वेरी गुड। चलिए हम इस पे क्वेश्चन करते हैं। यस, किसी बच्चे ने हैंड रेज किया है, आपका कोई डाउट है क्या? जिस भी बच्चे ने हैंड रेज किया है, आपका कोई डाउट है क्या? ठीक है, चलिए, कोई डाउट नहीं है, तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और सही आंसर पोल सेक्शन में करना है। सही आंसर पोल सेक्शन में करना है। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना है। कोई भी बच्चा अभी कमेंट में आंसर नहीं करेगा। कोई भी बच्चा कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं करेगा, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। आपको 4 आकृतियां दी हुई हैं, उनमें से आपको बताना है कि कौन सी आकृति द्विविमीय आकृति नहीं है। कौन सी आकृति द्विविमीय या फिर 2 डायमेंशन शेप नहीं है। चारों आकृतियों को ध्यान से देखना है और फिर इसे सॉल्व करना है। चारों आकृतियों को ध्यान से देखना है और फिर इसे सॉल्व करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। द्विविमीय आकृति नहीं है। कौन सी आकृति एक द्विविमीय आकृति नहीं है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 30 सेकंड और वेट करेंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे। देखिए, सॉल्व सभी को करना है। इसमें पेन पेपर की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, तो आप डायरेक्ट ही जवाब दे सकते हो इसका। इसका जवाब तो आप डायरेक्ट ही दे सकते हो। गलत किसी भी बच्चे को नहीं करना है। जल्दबाजी में किसी भी बच्चे को गलत नहीं करना है। यह सभी बच्चों का सही होना चाहिए। देखिए, यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यह तो सभी बच्चों का सही होना चाहिए। जल्दी से पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर कीजिए। जिस भी बच्चे ने अभी तक आंसर नहीं किया, सभी पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, जिस भी बच्चे ने आंसर नहीं किया है। देखिए, आंसर सभी बच्चों को करना है। 10 सेकंड और वेट करते हैं। 10 सेकंड और वेट करेंगे, फिर इसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। चलिए, 5 सेकंड और वेट करते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए, अभी पोल सेक्शन मैंने बंद कर दिया है। अगर कोई बच्चा आंसर नहीं कर पाया है, तो वो कमेंट में आंसर कर सकता है। तो वह कमेंट में आंसर कर सकता है, लेकिन केवल वही बच्चा करेगा जो पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाया है। ठीक है। देखिए, हमें बोला गया है कि कौन सी आकृति एक द्विविमीय आकृति नहीं है या फिर 2D शेप नहीं है। तो ये ए और बी ऑप्शन तो देखिए चतुर्भुज है। इनमें तो 4 भुजाएं हैं ना। पहली शेप में अगर देखें, 1, 2, 3 और 4, इसमें 4 भुजाएं हैं। दूसरी शेप में भी देखें, 1, 2, 3 और 4, इसमें भी 4 भुजाएं हैं। तो यह तो चतुर्भुज है। चतुर्भुज हमने पढ़ा था कि 2D होता है। तो यह भी हमारा 2D है। यह भी हमारा 2D है। तीसरी जो आकृति है वह त्रिभुज है। ये इसमें 3 भुजाएं हैं, 1, 2 और 3। तो यह त्रिभुज है। तो यह भी हमारा क्या होता है? 2D शेप। यह भी हमने पढ़ा था। तो अगर हम इसको देखें, तो यह हमारा क्या लग रहा है? घनाभ लग रहा है। या फिर जो भी बच्चे अभी घनाभ या क्यूबॉइड को नहीं जानते हैं, इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए, यह इसकी लंबाई दी हुई है कुछ, यह इसकी कुछ चौड़ाई दी हुई है, यह इसकी कुछ चौड़ाई दी हुई है। लेकिन जो यह है, यह इसकी क्या है? यह इसकी ऊंचाई है। यह इसकी जो दी हुई है, यह इसकी ऊंचाई या फिर हम मोटाई बोल सकते हैं। तो क्योंकि इसमें तीनों चीज है, लंबाई और चौड़ाई के साथ ऊंचाई भी है, इसलिए यह 2D नहीं है। यह क्या हो जाएगा? हमारा 3D हो जाएगा। और हमसे यही पूछा गया था कि कौन सी आकृति द्विविमीय आकृति नहीं है। तो हमारा ऑप्शन डी सही आंसर होगा। हमारा ऑप्शन डी सही आंसर होगा। चलिए, अब हम आज के नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बाउंड्री, पेरीमीटर एंड एरिया।
या फिर जिसे हिंदी में हम बोलते हैं सीमा, परिमाप और क्षेत्रफल। सीमा, परिमाप और क्षेत्रफल। आपने कई बार सुना होगा कि इस आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए, इस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपने शायद किया भी होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, या फिर इस समांतर चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आखिर परिमाप और क्षेत्रफल होते क्या हैं, तो हम आज उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम सीमा या फिर बाउंड्री के बारे में। तो देखिए बाउंड्री क्या होती है। मान लीजिए कोई भी एक आकृति दी हुई है, कुछ इस तरह की आकृति दी हुई है। तो बाउंड्री क्या होती है, किसी भी आकृति के बाहर बाहर चारों ओर रेखा उस आकृति की सीमा कहलाती है। तो चारों ओर की जो उसकी बाउंड्री हो, चारों ओर की जो उसकी रेखा होती है। इससे पहले हम एक उदाहरण और लेते हैं, चलिए। इससे पहले मान लीजिए मैं एक आयत बनाता हूं। इससे पहले मान लीजिए मैं एक आयत बनाता हूं। तो अगर आप देखोगे कि इसकी बाउंड्री की अगर हम बात करें तो इसकी बाउंड्री क्या होगी। इसकी बाउंड्री होगी जो इसके बाहर की चारों ओर की यह रेखा है, चारों ओर की जो रेड कलर से बनाई हुई ये रेखा है, जिन्हें मैं ब्लैक कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, यह इसकी बाउंड्री या फिर सीमा होती है। यह इसकी बाउंड्री या फिर सीमा होती है। कोई भी आकृति अपनी सीमा से बाहर नहीं जा सकती। जैसे कि जो आयत है उसकी सीमा या फिर उसकी बाउंड्री यही है जो ब्लैक से हाईलाइट है। यह इसके बाहर तो नहीं जा रही। यह यहाँ आयत यहाँ 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 यहाँ, यह इसकी सीमा से बाहर तो नहीं जा रही ना। तो वह मैक्सिमम आकृति कितना जा सकती है, अधिकतम वह कितना जा सकती है, उसकी चारों ओर की जो रेखा होती है वही उसकी सीमा या फिर बाउंड्री होती है। अभी यह जरूरी नहीं है कि चारों ओर वह रेखा ही हो। मान लीजिए कोई इस तरह की एक आकृति है, कोई इस तरह की एक आकृति है। तो उसकी इस आकृति की बाउंड्री या फिर सीमा क्या होगी, जो है लाल रंग से बनाई गई है, जिसे मैं नीले कलर से हाईलाइट कर रहा हूं अभी। तो वही उसकी बाउंड्री होगी या फिर वही उसकी सीमा होगी, क्योंकि यह आकृति इसके बाहर तो नहीं जा रही है। यह सीमा ने इस आकृति को कंट्रोल किया हुआ है या फिर बांधा हुआ है कि यह इससे बाहर नहीं जा सकती। तो वही उस आकृति की क्या होती है, सीमा होती है। जैसे अगर हम बात करें कि यह जो त्रिभुज है, हमें एक त्रिभुज दिया गया है। तो यह त्रिभुज का साइज इतना ही है जितना कि दिखाया गया है। तो इस त्रिभुज की जो सीमा होगी वो क्या होगी। त्रिभुज यहीं तक तो जा पा रहा है जहां तक कि इसकी ये भुजाएं हैं। जहां तक कि त्रिभुज की भुजाएं हैं, यह त्रिभुज वहीं तक ही जा पा रहा है, इसके बाहर तो नहीं है। तो यही इस त्रिभुज की क्या हो जाएगी, सीमा या फिर बाउंड्री हो जाएगी। जो कि यहाँ देखिए आप ब्लू, सॉरी ये मैरून कलर से हाईलाइट किया गया है। यही उसकी क्या हो जाएगी, यही उसकी बाउंड्री हो जाएगी। अन्य उदाहरण पे अगर हम चले तो यह एक आयत है। तो हमने बात की थी आयत के बारे में कि आयत की चारों ओर की बाउंड्री क्या हो जाएगी, चारों ओर की बाउंड्री यही हो जाएगी उसकी भुजाएं। इस तरह से ये एक पंचभुज है, और पंचभुज की भुजाएं भी, और पंचभुज की बाउंड्री भी क्या हो जाएगी, यह जो नीले रंग से हाईलाइट की हुई है, यह जो नीले रंग से इसकी भुजाओं को दर्शाया गया है, यही इसकी क्या हो जाएगी, यही इसकी बाउंड्री हो जाएगी। यही इसकी क्या हो जाएगी, यही इसकी बाउंड्री या फिर सीमा हो जाएगी। ठीक है, तो यह होती है आपकी सीमा। देखिए अब इसके सीमा या फिर बाउंड्री को आपने दैनिक जीवन में भी देखा होगा कई जगह। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आपने कई बार देखा होगा कि कभी रोड पे कंस्ट्रक्शन का कोई काम चलता है, या फिर कहीं पर पुलिस इस तरीके से लगा देती है, इस तरह से एक टेप या फिर एक स्ट्रिप को लगा देती है कि आप इसके अंदर नहीं आ सकते। तो वह भी एक सीमा ही डिफाइन करती है, या वह भी एक क्या डिफाइन करती है, वह भी एक बाउंड्री को ही डिफाइंड करती है। कि उसने एक सीमा बना दी है, एक कंट्रोल कर दिया है कि आप इस जगह से अंदर नहीं आ सकते, या फिर इस जगह के बाहर नहीं जा सकते। तो वहां पे भी बाउंड्री का उपयोग होता है। या फिर हमारे घरों में, आमतौर पर हमारे घरों में, या फिर बड़े बड़े जो महल होते हैं, या फिर जो भी मॉन्यूमेंट होता है, उसके आसपास दीवार से इस तरह की बाउंड्री बना दी जाती है। इस तरह की बाउंड्री आपने देखा होगा कि काफी जगह बना दी जाती है। तो वहां भी बाउंड्री होती है। हमारे घरों में या फिर और भी इमारतों के चारों तरफ जो दीवार से बना दी जाती है, उसका भी पर्पज, जो उद्देश्य होता है बनाने का, वो यही होता है कि यह जो इमारत है, यह इतने दायरे में फैली हुई है। वो भी एक कंट्रोल करती है बाउंड्री।
कि आप यह इमारत इसके अंदर ही है। ठीक है, तो यह होती है हमारी बाउंड्री। या फिर अगर हम बात करें हमारे जो इंडिया है या फिर भारत है, उसकी बाउंड्री को हम, आपने सुना होगा, बोलते हैं बॉर्डर। तो वह भी कंट्रोल करती है कि जो इंडिया का एरिया है या फिर जो भारत है, वो इस बाउंड्री के अंदर ही है, उसके बाहर नहीं है, जिसे हम बॉर्डर बोलते हैं। तो देखिए, बाउंड्री दैनिक जीवन में भी होती है और हमारी शेप्स में भी होती है। तो यह होती है हमारी बाउंड्री या फिर सीमा। अब आते हैं हम पेरीमीटर या फिर परिमाप पर। परिमाप क्या होती है कि कोई भी यदि आकृति है, मान लीजिए यदि मैं इसी की बात करूं, आयत की, तो कोई भी अगर आकृति है तो उसकी एक सीमा होगी। उसकी एक सीमा होगी, यह हमने अभी पढ़ा था। उस सीमा की कुल लंबाई, उस सीमा की कुल लंबाई ही उसका परिमाप होता है। या फिर अगर मैं और दूसरी परिभाषा पे जाऊं, तो परिमाप किसी एक बंद आकृति के चारों ओर की दूरी है। परिमाप किसी बंद आकृति के चारों ओर की दूरी है। चारों ओर की दूरी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि सबसे पहले तो वह आकृति एक बंद आकृति होनी चाहिए, तो उसका हम परिमाप निकाल सकते हैं किसी भी बंद आकृति का। बंद आकृति से मतलब क्या है कि वह चारों तरफ से बंद होनी चाहिए, उसके हम अंदर या फिर बाहर ना जा पाए। तो अगर मैं इस आयत को देखूं तो देखिए, ये चारों तरफ से लाल भुजाओं से बंद है ये, इसमें कहीं भी कोई गैप नहीं है। तो यह हमारी एक बंद आकृति है। तो अगर मैं इस आकृति का परिमाप निकालना चाहूं, तो या तो मैं, अगर पहली डेफिनेशन से जाऊं, इस डेफिनेशन से जाऊं, तो यह कह रही है कि सीमा की कुल लंबाई। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा आयत का? अगर मैं पहली डेफिनेशन से जाऊं, तो इसका परिमाप हो जाएगा कि यह जो रेड भुजाएं हैं, इसकी जो लाल रंग की ये भुजाएं हैं, इनकी टोटल लंबाई जितनी होगी, भुजा 1 की, भुजा 2 की, भुजा 3 की और भुजा 4 की। तो इन क्योंकि ये चारों ही इसकी सीमा या फिर बाउंड्री का काम कर रही हैं, तो इन चारों की कुल लंबाई जो होगी वही इस आकृति का परिमाप हो जाएगा। या फिर अगर मैं दूसरी डेफिनेशन, इस वाली डेफिनेशन से जाऊं, कि परिमाप एक बंद आकृति का चारों ओर की दूरी होती है, तो उससे मेरा क्या मतलब है? उससे मेरा यह मतलब है कि मान लीजिए मैं यहां से चलना स्टार्ट करता हूं, यह कोई पॉइंट है, पॉइंट ए। तो पॉइंट ए से पहले मैं इस तरह से जाता हूँ चारों तरफ, फिर ऐसे आता हूँ, फिर यहाँ आता हूँ, और फिर वापस से अगर मैं पॉइंट ए पे आता हूँ, तो मैंने कुल कितनी दूरी तय कर ली? पॉइंट ए से चलने पॉइंट ए से चलने से और पॉइंट ए तक वापस आने में मैंने कितनी दूरी तय कर ली चारों तरफ की टोटल, वही उसका परिमाप होता है। तो अगर मैं पॉइंट ए से देखूं, तो पहले मैं इस तरह से गया तो मैंने एक को कवर किया, फिर मैं नीचे आया तो मैंने दो को कवर किया, फिर मैं इस तरह से गया तो मैंने पॉइंट 3 को कवर किया, फिर मैं ऊपर गया तो मैंने पॉइंट 4 को कवर किया। तो यहाँ पे भी चारों भुजाएं ही कवर हो गई है। तो हम किसी भी तरीके से समझ सकते हैं परिमाप को, या तो उसके चारों तरफ की कुल दूरी को, वह परिमाप होती है, या फिर उस आकृति की सीमा की जो लंबाई होगी वह उसका परिमाप होती है। हम इसे किसी भी तरह से बोल सकते हैं। तो देखिए, इसमें हमें एक त्रिभुज दिया हुआ है, अगर हम इसे एक उदाहरण से समझें। एक त्रिभुज हमें दिया हुआ है ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। इसकी अगर मैं बात करूं परिमाप की, तो इसकी सीमा क्या होगी? इसकी सीमा होगी ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी ए। क्योंकि ये त्रिभुज हमने अभी बात की थी, त्रिभुज यहीं तक ही डिफाइंड है हमारा। त्रिभुज हमारा यहीं तक ही है, ए से बी तक, बी से सी तक और सी से ए तक। तो यही इसकी सीमा होगी। और हमने अभी बात की थी सीमा की कुल लंबाई या फिर इसके चारों तरफ की कुल लंबाई, त्रिभुज के चारों तरफ की कुल लंबाई, वह उसका परिमाप होती है। तो त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा? त्रिभुज का परिमाप अगर मैं चारों तरफ से इनको जोड़ दूं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो यही इस त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा त्रिभुज का परिमाप? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इस तरह से, इस तरीके से आप और भी अन्य आकृतियों का मान निकाल सकते हो। जैसे कि मान लीजिए यह हमें एक क्या दी हुआ है, यह एक आयत दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पे 90 डिग्री और लगा दें तो यह हमारा आयत बन जाएगा। तो आयत या फिर चतुर्भुज, इसका हम कैसे निकालेंगे परिमाप? इसकी भी चारों ओर की दूरी को हम जोड़ लेंगे। इसकी चारों ओर की दूरी क्या हो जाएगी? पी से क्यू, क्यू से आर, आर से पी से क्यू गया पहले, क्यू से आर, आर से एस और फिर एस से पी। तो यही तो इसकी चारों तरफ की दूरी है, और इस चारों तरफ की दूरी की कुल लंबाई इसका क्या होगा? परिमाप।
सेम इसी तरीके से हम इस पंचभुज के लिए भी निकाल सकते हैं। सेम हम इसी तरह से इस पंचभुज के लिए भी निकाल सकते हैं परिमाप। पंचभुज के अगर मैं चारों तरफ जाऊं, पहले मैं ए से ई गया, मान लीजिए मैं ए से चलना शुरू करता हूं, ए से ई गया, ई से फिर डी गया, डी से सी गया, सी से बी गया, और बी से वापस ए गया। ए से, तो इन चारों तरफ मैंने पूरी दूरी कवर कर ली है। वो कितनी दूरी कवर करी है? ए बी। पांचों को मैंने आपस में जोड़ दिया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई ए। तो यही मेरा क्या होगा? परिमाप होगा। अच्छा, अब परिमाप निकालते टाइम आपको एक बात ध्यान रखनी है कि परिमाप का किसी बच्चे का कोई डाउट है क्या? ठीक है। तो परिमाप निकालते टाइम आपको एक बात ध्यान रखनी है कि परिमाप का जो मात्रक होता है वह इकाई मात्रक होता है। जो लेंथ का मात्रक होता था, जो भी लेंथ का मात्रक होता था या फिर लेंथ की यूनिट होती थी, वही इसका भी मात्रक या फिर इकाई यूनिट होती है। जो कि होती क्या होती थी लेंथ की? सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, किलोमीटर, वही। अब ये कैसे आता है, तो मैं एक और एक छोटा सा उदाहरण लेके बता देता हूं। मान लीजिए यही एक हमारा ट्राइंगल है जो दिया गया है ए बी सी। इसमें ए बी दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, बी सी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ए सी हमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो इसका परिमाप क्या होगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। तो चलिए इनकी जगह अब हम इसका मान रखते हैं। ए बी हमें दिया है 2 सेंटीमीटर, बी सी हमें दिया है 3 सेंटीमीटर, और ए सी हमें दिया है 4 सेंटीमीटर। तो देखिए इनको तो मैं आपस में जोड़ लूंगा, 2 + 3 + 4, ये हमारा आ जाएगा 4 और 3 7 और 2 9। लेकिन जो सेंटीमीटर 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 है, तो सेंटीमीटर को आपस में आपको इस तरह से नहीं करना है, सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर। आपको ये सेंटीमीटर क्यूब नहीं बनाना है या सेंटीमीटर की घात 3 नहीं बनानी है। वह जब होता है जबकि हम इनको आपस में गुणा करेंगे। इनको यदि इनको मैं ऐसे लिखूं, सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर, तो वह होता है सेंटीमीटर का क्यूब। लेकिन अगर मैं इसे जोड़ रहा हूं, सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर, तो यह होता है हमारा ओनली सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब यहां भी आप देखोगे तो सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर, तो यह भी हो जाएगा सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारा आप यूनिट देखोगे तो सेंटीमीटर की घात कुछ नहीं है, तो सेंटीमीटर की घात कुछ नहीं है, तो वह 1 होगी। इसलिए यहां लिखा हुआ है इकाई मात्रक। ठीक है, परिमाप की यूनिट हमारी क्या होती है? इकाई मात्रक। चलिए अब हम जल्दी से एक बार एरिया को भी समझ लेते हैं या फिर क्षेत्रफल को भी समझ लेते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए कोई भी आकृति का क्षेत्रफल वही होता है कि जितना वो पेपर या फिर किसी एक समतल जगह पर स्थान घेरती है। किसी भी समतल जगह पर या फिर पेपर पर वह स्थान घेरती है। इसका मतलब क्या है कि कितना। देखिए फिर से मैं वही उदाहरण लेता हूं, आयत का उदाहरण फिर से मैं लेता हूं। मान लीजिए यह हमारी वही आयत है। तो इस आयत को बनाने में, या यह आयत इस पेपर पर कितना स्थान घेर रही है, इस पेपर पर यह आयत कितना स्थान घेर रही है, जितना स्थान ये घेर रही है आयत, वही इसका क्या होगा? वही इसका क्षेत्रफल होगा। तो अभी यह जो आयत है इसका मैं नाम दे देता हूं। देखिए मान लीजिए आयत है यह ए बी सी डी। तो यह आयत इस पर कितना स्थान घेर रही है? ये इतना ही स्थान घेर रही है जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूं। देखिए अभी मैं अच्छे से हाईलाइट नहीं कर रहा हूं, मैं बस इसको इस तरह से लाइन के द्वारा दर्शा रहा हूं। तो यह इतना ही तो स्थान घेर रही है आयत। तो इतना जितना यह स्थान घेर रही है इस समतल पर या फिर इस पेपर पर, वही इसका क्या होगा? यह पूरा ही इसका क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। यह पूरा ही इसका क्षेत्रफल या फिर एरिया हो जाएगा। तो जितना कोई आकृति एक समतल पर या फिर पेपर पर स्थान घेरती है, वही उसका क्षेत्रफल कहलाता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम और देखें तो देखिए यह जैसे कि एक आयत है आपको दिखाया गया है, तो यह पूरा इतना ही स्थान घेर रही है। अगर मैं इसको हाईलाइट करूं, इसके पार्ट जितना ये स्थान घेर रही है, तो यह पूरी इतना ही तो स्थान घेर रही है। तो यही स्थान को हम क्या बोलेंगे? इसी स्थान को हम क्या बोलेंगे? इसका क्षेत्रफल बोलेंगे। जो कि यहाँ पिंक ऑरेंज का। ऑप्शन। निखिल नाम से जो भी बच्चा है वो अपने आप को म्यूट पे कर ले।
देखिए, तो ये ऑरेंज कलर से जो हाईलाइटेड है वही हमारा क्षेत्रफल हो गया, क्योंकि वह उतना ही स्थान घेर रही है। अगर और उदाहरण की मैं बात करूं तो मान लीजिए यह एक आयत है, जैसे आयत के यह एक चतुर्भुज है। क्योंकि यहाँ में 90 डिग्री नहीं दिया हुआ है तो हम यह नहीं कह सकते कि यह एक आयत है, यह अभी के लिए क्या है, एक चतुर्भुज ही है। यह अभी के लिए एक चतुर्भुज या फिर क्वाड्रिलेटरल ही है। यह कितना स्थान घेर रही है, यह भी इतना ही स्थान घेर रहा है। तो अगर यह इतना स्थान घेर रहा है तो यह पूरा ही इसका क्या हो जाएगा, यह पूरा ही इसका एरिया हो जाएगा। सेम इसी तरीके से इस पंचभुज के लिए भी वही है, जितना यह स्थान घेरेगा, यह इतना ही स्थान घेर रहा है जितना देखिए यहाँ पिंक कलर से दिखाया गया है। तो यह भी इसे एरिया हो जाएगा, इस पंचभुज का यह एरिया हो जाएगा। तो आपको समझ में आया कि परिमाप क्या होता है, एरिया क्या होता है और सीमा क्या होती है। देखिए बहुत ही आसान चीजें थी। मेन हमें परिमाप और एरिया निकालना होता है। परिमाप होती है सिर्फ और सिर्फ उसके चारों तरफ की दूरी। परिमाप होती है सिर्फ और सिर्फ उसके चारों तरफ की दूरी। लेकिन एरिया क्या होता है, एरिया होता है उसके पूरा जो आकृति है वह कितना स्थान घेर रही है, वह उसका होता है एरिया या फिर क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए अब आपको यह समझ में आया तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पे आधारित। इस पे आधारित हमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, एक ट्राइंगल दिया गया है, आपको उसका पेरीमीटर या फिर परिमाप बताना है। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना है, कोई भी बच्चा कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं करेगा। कोई भी बच्चा कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं करेगा, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दिए गए चतुर्भुज, सॉरी, नीचे दिए गए त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन ट्राइंगल बिलो। आपको एक ट्राइंगल दिया गया है जिसमें कि पहला दिया हुआ है आपको, एक भुजा दी हुई है 7 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा दी हुई है आपको 5.5 या फिर 5.5 सेंटीमीटर, और तीसरी भुजा दी हुई है आपको 4.5 या फिर 4.5 सेंटीमीटर। कोई भी बच्चा जल्दबाजी में आंसर नहीं करेगा, कोई भी बच्चा जल्दबाजी में आंसर नहीं करेगा। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना है और ध्यान से करना है, यूनिट्स में गड़बड़ी नहीं करनी है। यूनिट्स में या फिर जोड़ने में आपको गड़बड़ी नहीं करनी है। सभी बच्चों को ध्यान से सॉल्व करना है, पेपर पेन का यूज कीजिए और फिर इसका आंसर कीजिए। पेपर पेन का यूज कीजिए और फिर इसका आंसर कीजिए। सभी बच्चों को ध्यान से सॉल्व करना है। क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक त्रिभुज है उसका परिमाप ज्ञात करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन टफ नहीं है, बस आपको गलती नहीं करनी है। क्वेश्चन टफ नहीं है, आपको गलती नहीं करनी है। ना तो यूनिट्स में गलती करनी है, ना जोड़ते टाइम गलती करनी है। ना तो आपको यूनिट्स में गलती करनी है, ना ही जोड़ते टाइम गलती करनी है। अंकित नाम से, ठीक है। काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं और अच्छी बात यह है कि काफी बच्चों के सही आंसर है। काफी बच्चों के सही आंसर है। देखिए कुछ बच्चे हो सकता है कि जोड़ते टाइम गलती कर रहे हो, जोड़ते टाइम कुछ बच्चे गलती कर रहे हो। तो आपको जोड़ते टाइम बहुत ही सावधानी से जोड़ना है, ध्यान रखना है, जल्दबाजी में कोई भी जोड़ में गलती नहीं कर रहा। अंकित नाम से जो भी बच्चा है, आपका कोई डाउट है क्या? अंकित नाम से कोई बच्चा है तो आपका डाउट है क्या कुछ? ठीक है, अगर डाउट नहीं है, देखिए हम 20 सेकंड और वेट करते हैं फिर इसे सॉल्व करेंगे। हम 20 सेकंड और वेट करते हैं फिर इसे सॉल्व करेंगे। अभी तक जिन भी बच्चों ने सॉल्व नहीं किया है वो जल्दी से सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में अपना आंसर करेंगे। सॉल्व सभी बच्चों को करना है, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं हो जो सॉल्व ही नहीं करे। 10 सेकंड और वेट करते हैं। 10 सेकंड और वेट करते हैं। चलिए 5 सेकंड और वेट करते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम सब। अच्छा नहीं, ठीक है। ठीक है, तो हम कुछ टाइम और वेट करते हैं। अभी काफी बच्चों ने सॉल्व नहीं किया है, ठीक है, अगर कुछ हम थोड़ा वेट और करते हैं। हम 20 सेकंड के लिए और वेट करते हैं। आप आराम से अपना आंसर निकालिए।
हम 20 सेकंड और वेट करते हैं, जिससे कि अगर किसी बच्चों ने आंसर नहीं निकाल पाए हैं कोई, तो सभी आंसर निकाल लें। आपको एक त्रिभुज दी, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन इजी है, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चों को जोड़ने में प्रॉब्लम आ रही हो, तो हम थोड़ी देर और वेट करते हैं, फिर हम सॉल्व करेंगे। थोड़ी देर हम और वेट करते हैं, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए, अब जिन भी बच्चों ने आंसर नहीं किया वो जल्दी से पोल सेक्शन में आंसर करें। वो बच्चे जल्दी से पोल सेक्शन में आंसर करें। 10 सेकंड और वेट करते हैं, 10 सेकंड और वेट कर रहे हैं, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए, प्रवीण नाम से जो भी बच्चा है, आप फिजूल के कमेंट मत कीजिए, इसमें आपकी एनर्जी वेस्ट होती है। इससे अच्छा है आप रिवाइज कर लीजिए। अगर आपका क्वेश्चन हो गया है तो आप रिवाइज कर सकते हैं अपने नोट्स। चलिए, 5 सेकंड और वेट कर रहे हैं। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। अब मैं पोल सेक्शन बंद कर रहा हूं। अगर कोई बच्चा कमेंट नहीं कर पा, सॉरी, पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाया है, तो कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकता है, लेकिन केवल वही बच्चा करेगा जो पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाया है। तो देखिए, अब हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें एक त्रिभुज है उसका परिमाप ज्ञात करना है। त्रिभुज का परिमाप या फिर पेरीमीटर ऑफ द गिवन ट्रायंगल। तो त्रिभुज का परिमाप के लिए हमने पढ़ा था, त्रिभुज का परिमाप आपको ध्यान हो तो हमने कोई हमें त्रिभुज दिया गया था, मान लीजिए यह एबीसी है। तो हम त्रिभुज का परिमाप कैसे निकाल रहे थे? हम त्रिभुज का परिमाप कैसे निकाल रहे थे? यस, निखिल नाम से जो बच्चा है, कोई डाउट है क्या आपका? निखिल नाम से जो बच्चा है, ठीक है। अगर कोई डाउट नहीं है तो परिमाप त्रिभुज का क्या होता था हमने अभी पढ़ा था। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? मान लीजिए मैं कोई बिंदु ए से चला, कोई बिंदु ए से चला, पहले मैं ए से सी तक गया, फिर सी से बी तक गया, और फिर बी से ए तक वापस गया, तो मैं वापस ए पॉइंट पे ही पहुंच गया। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है आपको? शायद या तो आपका नेटवर्क वीक होगा, आपका, आप किसी ऐसी जगह पे चली जाइए जहां आपका नेटवर्क अच्छा आता हो। मेरी आवाज आ रही है निखिल? तो देखिए, यस, तो मैं पहले ए से सी तक गया, सी से फिर मैं बी तक गया, बी से फिर मैं ए तक गया, तो मैं वापस उसी पोजीशन पे पहुंच गया। तो मैंने कुल कितनी दूरी कवर की? पहले ए से सी तक गया, तो ए से सी तक जाने में कितनी दूरी कवर हुई? ए सी। फिर मैं सी से बी तक गया, तो सी से बी तक जाने में मेरी कितनी दूरी कवर हुई? सी बी। फिर मैं बी से ए तक गया, तो बी से ए तक जाने में मैंने कितनी दूरी कवर की? बी ए। तो अब हम इनका यहाँ पे मान रख देंगे। एसी का मान हमें दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, सीबी या फिर बीसी बोल लूं, उसका मान हमें दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर, और बीए या फिर एबी का मान दिया हुआ है हमें 5.5 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब अगर हम इन्हें आपस में जोड़ें, तो 7 सेंटीमीटर को तो मैं 7 सेंटीमीटर ही लिख रहा हूं। 4.5 सेंटीमीटर और 5.5 सेंटीमीटर कितना होगा, मैं इसे नीचे जोड़ के बता देता हूं। देखिए, 4.5 प्लस 5.5, तो देखिए 5 और 5 हो गए 10। 10 की यहाँ पे मैंने लिखी 0, और मुझे हासिल क्या मिली, या फिर मुझे कैरी क्या हुई? 1। तो 1 और 4 5, 5 और 5 10, तो यह हो गया हमारा 10। और क्योंकि यहाँ बीच में पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉइंट। तो यह मेरा क्या हो गया? 10.0। और आप यह शायद पता होगा कि पॉइंट के बाद की जो जीरो होती है उनका कोई महत्व नहीं होता। तो यह पॉइंट के बाद की जीरो है, तो मैं इसे हटा रहा हूं। तो यह मेरा क्या हो गया? 10 सेंटीमीटर। और 10 और 7 क्या हो जाएगा? टोटल 17 सेंटीमीटर। अभी आपको ध्यान रखना है, शायद किसी बच्चे ने गलत भी किया था, उनका 17 आ गया था, लेकिन उन्होंने जल्दी में क्या किया था? 17 सेंटीमीटर स्क्वायर मार्क कर दिया था। कभी भी परिमाप का मात्रक वर्ग में नहीं होता है, हमने ये बात की थी, यह हमेशा इकाई मात्रक होता है। तो हमारा ऑप्शन सही क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। नहीं, देखिए, कविता नाम से जो भी बच्चा है, ए आंसर क्यों होगा? ए आंसर में देखिए, आप सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेकिन हमारा जो आंसर आया है वो 17 सेंटीमीटर आया है। तो इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ऑप्शन बी आपको हमेशा टिक मार्क, ऑप्शन टिक करते हुए यह ध्यान रखना है कि यूनिट्स का भी सही हो।
यूनिट्स भी सही हो। ठीक है, अगर आपको यह समझ में आया, परिमाप समझ में आया, तो हम आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं, यहीं खत्म करते हैं। आज के लिए आपका होमवर्क यही रहेगा, आपको सिर्फ ये रिवाइज करके आना है। आज का होमवर्क आपका यही होगा, सिर्फ आपको यह रिवाइज करके आना है। और अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है या फिर वो समझ में नहीं आया है तो वो कमेंट में या फिर बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख के या फिर अनम्यूट करके वह बता सकते हैं। बाकी आप जा सकते हैं, आपकी क्लास